उन्हीं लोगों ने इनविटेशन दिए थे और सुबह से ही फ़ोन कर रहे थे कि कब आइएगा जीजा, कब आइएगा। जो दूल्हा थे वही फ़ोन कर रहे थे कब आइएगा जीजा। और करीब करीब 10 बार फ़ोन किए थे 8 दिसंबर को, कब आइएगा जीजा। और फिर शाम को ही फ़ोन किए तो भैया बोले कि हम आएंगे आएंगे ज़रूर आएंगे। और गए तो भैया के साथ आप भी थे? भैया के साथ हम भी, तब भैया को बाइक चलाने नहीं आता था। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद छोटू आया, उनका बेटा संतोष का बेटा, संतोष जी का मेरा ससुर का बेटा, मेरा साला हुआ भैया का। अच्छा। उन्होंने ही पीछे से वार किया, गोली चला दी। पहले गोली मेरे को लगी पीछे बाह में, मैं जख्मी हो गया था इसलिए मैं बाइक नहीं चला पाया। फिर भैया देख लिए, फिर भैया चिल्लाने लगे कि भगा भगा, गाड़ी भगा, गोली मार रहा है छोटू। तो हम गाड़ी भगाने की कोशिश किए लेकिन भगाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन गोली मार चुका था भैया को। तो ये इलाज अभी भी चल रहा है आपका? इलाज चल रही है। तो क्या है, गोली वोली निकाला गया उसमें? गोली निकालने की कोशिश की गई लेकिन गोली नहीं निकली। मतलब अभी भी आपके शरीर में वो गोली फंसा हुआ है? जी जी। छोटू कुमार जो है जुडिशियल कस्टडी से फरार हो जाता है। मतलब इसको पूरा समझाइए, कैसे कस्टडी से कैसे फरार होता है वो इलाज किसी बहाने से पीएमसीएच में आता है। पीएमसीएच में से 3 सिपाही के रहते भर में अपना हथकड़ी को सरका के वहां से निकल जाता है, फरार हो जाता है। कितने बजे ये होता है घटना? 2:30 बजे घटना होता है। दिन में? अपराह्न 2:30 बजे? जी जी। अच्छा। उसके बाद जब है इन लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है कि छोटू कुमार फरार हो गया है, जिसमें इन लोगों में भय का माहौल बन जाता है। उसी के एक दिन बीच करके 15 तारीख को मैंने सभी जगह एसपी, एसएसपी, डीएम और थाना सभी को लिखित इनकी सुरक्षा के लिए मांग करता हूं। न्यायालय में भी इंटरिम प्रोटेक्शन का आवेदन डालता हूं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त रजत इस वक्त पटना उच्च न्यायालय के प्रांगण में हूं और यहाँ एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई है जो जिनके अंदर, जिनके जहन में एक दबी हुई कहानी है। ये कहानी दर्द बयां कर रही है। कैसा दर्द है हम चाहते हैं कि इन्हीं की जुबानी आप भी सुने, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये घटना 8 दिसंबर 2022 की है, जब 2 भाई अपनी मोटरसाइकिल से एक परिवार के किसी फंक्शन से शरीक होकर वापस आ रहे थे। उस समय कुछ लोगों ने, जो वो भी तथाकथित अपने परिवार के ही हैं, किसी कारणवश इनको अपने गोली का शिकार बना लिया। पूरी घटना की जानकारी हम आज उन्हीं से लेंगे। उसके बाद इस पूरे मामले को देख रहे वकील जो हैं पटना उच्च न्यायालय के, उनसे भी हम बात करेंगे। जो एडवोकेट हैं सुमित कुमार जी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे हम बात करेंगे। भाई क्या हुआ था, क्या नाम है, सबसे पहले ये बताइए। लवकुश गुप्ता मेरा नाम हुआ। 8 दिसंबर को हम लोग जा रहे थे बारात में, भैया का मेरा साला का शादी था। तो उन्हीं लोगों ने इनविटेशन दिए थे और सुबह से ही फ़ोन कर रहे थे कि कब आइएगा जीजा, कब आइएगा। जो दूल्हा थे वही फ़ोन कर रहे थे कब आइएगा जीजा। और करीब करीब 10 बार फ़ोन किए थे 8 दिसंबर को, कब आइएगा जीजा। और फिर शाम को ही फ़ोन किए तो भैया बोले कि हम आएंगे आएंगे ज़रूर आएंगे। और गए तो भैया के साथ आप भी थे? भैया के साथ हम भी, तब भैया को बाइक चलाने नहीं आता था। अच्छा। तो हम ही लेकर के गए थे भैया को। तो वहाँ पे गए तो बारात रोड ही पे, मतलब कैसे हॉल वगैरह में शादी होता है तो जाता है लोग, हॉल तक पहुँचता है। तो हॉल तक नहीं पहुँचे थे, रोड पे ही बारात चल रही थी। उसी वक्त हम लोग प्रणाम उनाम किए भैया को, जो मेरा ससुर वसुर थे, जो बड़े लोग थे, उनको प्रणाम दंड हुआ। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद छोटू आया, उनका बेटा संतोष का बेटा, संतोष जी का मेरा ससुर का बेटा, मेरा साला हुआ भैया का। उन्होंने ही पीछे से वार किया, गोली चला दी। पहले गोली मेरे को लगी पीछे बाह में, मैं जख्मी हो गया था इसलिए मैं बाइक नहीं चला पाया। फिर भैया देख लिए, फिर भैया चिल्लाने लगे कि भगा भगा, गाड़ी भगा, गोली मार रहा है छोटू। तो हम गाड़ी भगाने की कोशिश किए लेकिन भगाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन गोली मार चुका था भैया को। तो ये इलाज अभी भी चल रहा है आपका? इलाज चल रही है। तो क्या है, गोली वोली निकाला गया उसमें? गोली निकालने की कोशिश की गई लेकिन गोली नहीं निकली। मतलब अभी भी आपके शरीर में वो गोली फंसा हुआ है? जी जी। अच्छा, ये क्या मकसद रहा था? ये अचानक से क्या, मतलब नशे में थे
या हर्ष फायरिंग हो रही थी? क्योंकि शादी का माहौल था तो निश्चित तौर पर कुछ तो मामला रहा होगा, या हर्ष फायरिंग हुई थी इस वजह से ये बाई मिस्टेक लगा, या पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, कुछ कारण रहा था इस वजह से ही आपको गोली लगी इस तरह? नहीं, वो लोग का प्लानिंग था, सोचा हुआ प्लानिंग था कि उनको गोली मार देना है। तो क्यों झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? 2014 में भाभी अलग रहना चाहती थी, इसी कारण बस उनका मेरा ससुर जी थे, उन्हीं से बहस वगैरह हुआ था और आए थे हम लोग के घर पे 2 बजे रात को। उसी वक्त जो होता है मारा पीटी, जो 10 तरवाक 20 तरवाक जो भी हुआ गांव मोहल्ला वाला, 2 बजे रात को आए थे तो उसी वक्त हुआ था थोड़ा उस वक्त मारा मतलब पीटी। आपके भाई को रसीद किया गया 10-20 तबला? जी नहीं, वो लोग आए थे दानापुर से मेरे घर पे चितकोड़ा। हाँ, तो आप लोगों ने रसीद किया था उनको? जी नहीं, हम लोग ने नहीं किया था, मोहल्ले वाले कुछ थे, 2 बजे रात को आए थे तो वो लोग सोचे कि कौन है नहीं है, इस वक्त 10 तरवाक पर पड़ गया था, मोहल्ले वाला ही मारे थे। इसी से वो छिड़े हुए? जी, इसी वक्त से वो लोग छिड़े हुए थे। हम लोग को जानकारी नहीं था कि वो अपने मन में रखे हुए, अपने उस बातों को मन में रखे हुए, हम लोग तो सब भुला चुके थे किले सकवे लेकिन वो लोग अपने मन में रखे हुए थे। और यही वजह रहा कि फिर वो किसी कार्यक्रम में बुलाकर इसका बदला लेना चाहिए? जी। चलिए भाई, बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक जो ये भुक्तभोगी हैं, क्या नाम बताया आपने? लवकुश गुप्ता, इनके शरीर में वो जो जहर है अभी भी कहीं न कहीं फंसा हुआ है। डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को जो देख रहे हैं पटना उच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता हैं सुमित कुमार जी, इनसे हम जानकारी लेते हैं क्या अपडेट है इसमें। प्रशासनिक जो धाराएं हैं और जो कानूनी धाराएं हैं प्रशासन के तरफ से, उन कानूनी धाराओं पर कितना अमल किया गया है? जब जानीपुर में ये केस दर्ज हुआ उसके बाद न्यायालय के द्वारा छोटू कुमार का बेल रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसका ट्रायल चल रहा था निचला अदालत AJ 25 ऑनरेबल जस्टिस छेदीरी राम के यहाँ। इसी क्रम में बहुत बार इन लोगों के पास विटनेस हो रही थी तो धमकी मिल रही थी कि आप विटनेस क्रॉस नहीं कीजिए, जिसका मैंने और भी कोई एक्यूज का यहाँ पर बेल के लिए आया हुआ है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, जिसमें मैंने वो सारी बातें को मेंशन किया और न्यायालय ने इस चीज़ को समझते हुए SP का रिपोर्ट भी मांगा था, जो उसके एक्यूज अप्पू हैं उस केस में। और उसके बाद जो है उसी क्रम में मैंने न्यायालय को अवगत कराया था। उसके जस्ट 3 हफ्ते भर बाद छोटू कुमार जो है जुडिशियल कस्टडी से फरार हो जाता है। मतलब इसको पूरा समझाइए, कैसे कस्टडी से कैसे फरार होता है? वो इलाज किसी बहाने से PMCH में आता है। PMCH में से 3 सिपाही के रहते भर में अपना हथकड़ी को सरकार के वहां से निकल जाता है, फरार हो जाता है। कितने बजे ये होता है? 2:30 बजे घटना होता है। दिन में? दिन अपराह्न 2:30 बजे? जी। अच्छा। उसके बाद जब है इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि छोटू कुमार फरार हो गया है, जिसमें इन लोगों में भय का माहौल बन जाता है। उसी के एक दिन बीच करके 15 तारीख को मैंने सभी जगह SP, SSP, DM और थाना सभी को लिखित इनकी सुरक्षा के लिए मांग करता हूं। न्यायालय में भी इंटरिम प्रोटेक्शन का आवेदन डालता हूं। निचली अदालत में इवन इन्हें विटनेस प्रोटेक्शन अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन एट द टाइम आपको जब विटनेस कराने जा रहे हैं, जब वो गिरफ्तार होगा तब की बात है। लेकिन मैंने अभी इसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये एक आई विटनेस भी है, विक्टिम भी है, इसलिए मैंने सभी आला अधिकारी को एक बार नहीं कई बार जो है जाकर खुद से जाकर, क्योंकि ये इतना भय में है ये घर से निकल नहीं पा रहा है, मैंने बहुत बार आग्रह किया, जिसमें आश्वासन तो मिलता है लेकिन रिजल्ट अभी 3.5 महीना हो चुका है, तभी अभी तक कोई भी इन्हें मुहैया नहीं कराया गया है, सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है। और जब भी मैं इस केस जैसे ही भागता है तो PMCH में एक FIR लॉन्च होता है 155/2024, जिसमें मैंने जब भी फुड्डू सिंह से पूछने का कोशिश किया हूँ कि सर इसमें क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो वो बोलते हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। मैंने न्यायालय में भी जाकर पता किया। जब वकील साहब, हम यहाँ रोक रहे हैं आपको, दरअसल हमें ये जानना है कि भाई 2-2:30 बजे के आसपास वो फरार होते हैं पुलिस कस्टडी से, जबकि 3 आरक्षी वहां पर हैं। ये अपने आला अधिकारी को, यानी जो आरक्षी जो थे 3, अपने आला अधिकारी को इसकी सूचना कितने देर बाद की? 8 घंटे बाद, 10 बजे 10:30 बजे के करीब में अपने आला अधिकारी को सूचित करते हैं। 8 घंटा क्या वो वेट कर रहे थे कि जो भागा है वो खुद से चला आएगा? वो लिखते हैं FIR में कि हमने खोने का प्रयास किया,
खोजने का प्रयास किया? जी। अच्छा। और कोई भी अपराधी अपना हथकड़ी को फिसला कर निकाल देता है, उसके बाद वो आपके कंपाउंड में घूमता रहेगा। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और आला अधिकारी के पास भी मैंने ये सारा लेटर, सेंट्रल एसपी हो या वेस्ट एसपी हो, सभी जगह मैंने एक लेटर दिया है, जिसमें मैंने इस सबसे पहले इसका समर्थन बॉडीगार्ड का डिमांड आग्रह किया है। उसके बाद इसमें एक्शन लेने के लिए मैंने बोला है, और इसकी सूचना मैंने ऑनरेबल को भी दे रखा है। ऑनरेबल मतलब जो जज साहब जी, जो हाँ, देख रेख कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं। जो सुनवाई कर रहे हैं। इवन मैंने ये एडीजे 25 जो है, जहाँ पर एविडेंस गुजर रहा था, मैंने वहाँ भी दे रखा है। तो उन्होंने बोला कि जब तक कैदी पकड़ाता नहीं है तब तक तो आगे इसका प्रोसीजर चलेगा नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पकड़ाएगा कैसे? जब तक आला अधिकारी अपने जूनियर सबऑर्डिनेट को प्रेशर नहीं बनाएंगे, या अभी तक अगर 3 महीना 3.5 महीना आपका मेन विक्टिम जो खुद गोली चलाता है, 3 फायर करता है, जिसमें एक एयर फायर होता है, 2 व्यक्ति को लगता है, एक व्यक्ति वहाँ पर ऑन स्पॉट मर जाता है, एक व्यक्ति के शरीर पर है, उसका मनोदशा किस प्रकार से हो रहा था। इसके बाद मैंने एसएसपी के पास जब मैं जाता हूँ और इसका सूचना देता हूँ, और वो बोलते हैं कि आपको बॉडीगार्ड किस लिए चाहिए, तो मैंने सारा बताया। तो आप क्यों आए हैं? मैंने बोला कि उनका मनोदशा इस हालत में नहीं है कि वो आपके पास आ सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या आप फी के लिए आ रहे हैं? ये तो हमें कहीं पर भी तथाकथित शोभनीय नहीं लगा कि एक आला अधिकारी इस तरह से अपना व्यंग को रखते हैं। चलिए वकील साहब, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई जो हाल है, जो स्थिति है, भाई जो न्यायपालिका है वो अपने स्तर से काम तो कर रही है, देख रही है, जांच रही है, लेकिन कार्यपालिका इस पूरी वाकयात पे जो घटना हुई है उस पे किस तरह से अमल कर रही है, कानूनन जो आदेश हुए हैं, कानून की तरफ से जो आदेश आया है उनके लिए कार्रवाई करने के लिए, वो कहाँ तक पहुँचा है, ये वकील साहब अपने जुबानी स्पष्ट कर रहे हैं। अब सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। भाई जो भुक्तभोगी हैं, जो झेल चुके हैं इतने बड़े हादसा के जो साक्षी हैं, वो पूरे सुरक्षा व्यवस्था की, चूंकि इनका निकलना जो है घर से ये दूभर हो गया है। देखना ये होगा कि भाई इनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पटना पुलिस या जो उस पूरे घटनाक्रम को अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, उनके तरफ से क्या कुछ किया जाता है, कैसे संज्ञान लिया जाता है, और इस पूरे मामले की जांच किस स्तर तक पहुंचकर की जाती है, हमें इंतजार रहेगा। हम फिर इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे मुखातिब होंगे, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इस पूरे घटना में कैसी तब्दीलियां अब आ गई हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।